सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। यस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बहुत वीडियो हो गई यार इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की। वीडियोस आए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि भाई ये कुछ इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आज टेक्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपके टेक्स्ट बुक का जो भी कंटेंट है, जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, जो डेरिवेशंस वगैरह जिसकी बात कहूँ मैं, वो सारी चीज़ें आज खत्म होने वाली है। तो टेंशन मत लो और पूरा कंसंट्रेशन लगा दो। यहाँ पर पेन नोटबुक साथ में लेकर बैठ जाओ, और नहीं लेकर बैठे हो तो कोई बात नहीं, निकम्मो ऐसे ही देख लो। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा नोटबुक और पेन लेकर बैठोगे तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। राइट, ये भी एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ का एक टॉपिक है। राइट, तो आपने अब तक एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में दो टॉपिक्स कर लिए। राइट, एक पढ़ा आपने एक वायर की वजह से, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर था जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। फिर इसके पहले वाले वीडियो में हमने इनफाइनाइट प्लेन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। आज बारी है एक स्फेरिकल शेल की। तो स्फेरिकल शेल क्या होता है ये तो पता होगा ना। स्फीयर, आपका स्फीयर है वो। ठीक है, गोला। ठीक है, वो आइस वाला गोला नहीं। ठीक है, गोला, कोई भी एक गोला है। शेल है मतलब क्या, मतलब समझे, अंदर से ये खोखला है। ठीक है, शेल का हिंदी में अगर मतलब समझाऊं मैं तो वो होगा खोखला गोला। ठीक है, मतलब एक स्फीयर है जो कि अंदर से एम्प्टी है। जैसे कि आप जो क्रिकेट खेलते होंगे तो एक रबर वाली बॉल आती है लाल कलर वाली, और एक टेनिस की भी बॉल आती है। राइट, तो टेनिस का बॉल कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है ना, और वो जो एक पूरी रबर की एक लेयर होती है। ठीक है, तो आपका बॉल एक तरह का शेल है, आप कह सकते हो। ठीक है, वो थोड़ी मोटी लेयर है। अगर वो बहुत पतली लेयर हुई तो थिन स्फेरिकल शेल हो गया, है ना। थिक स्फेरिकल शेल हो सकता है, थिन स्फेरिकल शेल होता है। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो थिन शेल के लिए करने वाले हैं, थिक के लिए नहीं। ठीक है, थिक में क्या है ना, थोड़ा सा मतलब आपका जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई हो जाएगा, बराबर है। बट थिन के लिए जो आज हम करने वाले हैं, जहां तक हमारे बोर्ड एग्जाम की बात है, चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड में हो, ठीक है, आपके जो टेक्स्ट बुक में है, अगर आपके मतलब स्टेट बोर्ड में ये बुक चल रही है एनसीईआरटी, फॉर एग्जांपल गुजरात बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती है, तो आप लोगों के लिए और सीबीएसई वालों के लिए जितना टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन है उतना ही करना है, कोई एक्स्ट्रा डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, स्फीयर का भी आता है। ठीक है, जैसे ये सेल है ना, अगर ये पूरा भरा हुआ रहता, पूरा सॉलिड स्फीयर रहता, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता, किस तरह से अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, ये सारी चीजें भी हैं, बट दैट इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। राइट, फॉर योर बोर्ड दिस वन इज इनफ। राइट, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे शेल की वजह से। दो जगह पर निकालना है हमको। पहला निकालेंगे हम शेल के बाहर एक पॉइंट पर, और दूसरा निकालेंगे कि कोई पॉइंट अगर शेल के अंदर है तब, जैसे सपोज यहाँ पर कहीं पर भी हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमको इस शेल की वजह से, एक इसके बाहर किसी पॉइंट पर और दूसरा इसके अंदर किसी पॉइंट पर। बात भेजे में जा नहीं चाहिए, ठीक है, दिमाग में बात बैठनी चाहिए। तो पहले हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, एक शेल है, कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल। अब ये मेटेलिक भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। राइट, हमने मान लिया इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है, चलो ना यहाँ लिखा है ना सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ये भी मान लो लेट द टोटल चार्ज ऑन द शेल इज क्यू। क्यू मतलब चार्ज ना, इस पूरे शेल के ऊपर। ठीक है, आपने पूरा चार्ज फैलाया हुआ है ना, इसको चार्ज किया हुआ है आपने, और यूनिफॉर्मली चार्ज किया, मतलब हर जगह पर चार्ज की वैल्यू सेम है। अच्छा, तो टोटल चार्ज इस पूरे स्फीयर का जो मिलाकर टोटल चार्ज है उसको आपने नाम दिया क्यू। क्लियर है।
और सिग्मा क्या है आपका, इसका चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ अभी तक हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, ये शेल है ना, खोखला अंदर से, अंदर अगर पूरा भरा हुआ रहता तो यहाँ सिग्मा की जगह हम रो लेके यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, लेकिन हम खोखले के यानी कि शेल की बात कर रहे हैं। तो इन दिस केस वी विल बी टेकिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ओनली। क्लियर है, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज है। टोटल चार्ज मान लिया Q है। ओके, तो आगे क्या करना है, इस शेल का कुछ रेडियस भी तो होगा, है ना, ये इसका सेंटर मान लो। तो अपन बोलते हैं लेट द रेडियस ऑफ शेल बी R। शेल का रेडियस R ले लिया अपन ने। ओके ओके, अच्छा कैपिटल R ले लेता हूं मैं, स्मॉल r नहीं, कैपिटल R ले लेता हूं। ठीक है, तो इतनी चीजें अभी आपको कंसिडरेशन में लेनी थी। क्यों लेनी थी, क्योंकि सिग्मा है, राइट। आपको याद हो पिछले वीडियोस भी हमने जो डिस्कस किए हैं उसमें हर जगह हमको एरिया की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी में अपन एरिया मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अपन को टोटल चार्ज मिल रहा था। फिर वो लीनियर चार्ज वाले में अपन ने क्या किया था, लाइन चार्ज था तो उसमें लैम्बडा के साथ आपने लेंथ मल्टीप्लाई किया था तो आपको चार्ज मिला था, राइट। तो इसलिए रेडियस लिया है क्योंकि इसका एरिया और ये चार्ज सिग्मा मल्टीप्लाई करके चार्ज हमको आगे यूज में आने वाला है, इसलिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पूरा का पूरा जो गाउस लॉ का एप्लीकेशन है। तो एजम्पशंस हो गए, तो गाउस लॉ का एप्लीकेशन है तो मतलब गाउस लॉ तो यूज करना ही पड़ेगा भाई। गाउस लॉ क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सरफेस फॉर ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये यूज करना है हमको। ओके, तो ई डॉट डी ए के लिए क्या करेंगे, छोटा सा सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा एक, है ना। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि आप जब ये ई डॉट डी ए निकालते हो, जो ये फ्लक्स है ना, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो अगर याद हो पिछले वीडियोस में भी हम ये किस हिसाब से निकालते हैं, ये किसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं, किस सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है उसके सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं या गाउसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं। याद हो तो हम गाउसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो गाउसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, अब गाउसियन सरफेस कैसे कंसीडर करेंगे, तो भाई जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ सरफेस लेते हैं अपन, है ना। तो लेट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर बी O, ठीक है, एंड लेट द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी P। क्लियर है, क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है, ज्यादा अंग्रेजी हो गई। सेंटर को हमने O ले लिया स्फीयर का, और जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट को नाम दिया मैंने P। तो अब वो भी लिख लेते हैं अपन, तो लेट P बी द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, एंड लेट इट बी situated at a distance small r from the center of the shell। ठीक है, अब यहां एक चीज, यहां पर मैं अब सब हेडिंग डाल देता हूं। मेरी सब हेडिंग क्या है, फॉर a point outside the shell। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपको कि हम दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एक तो हम बाहर कैलकुलेट करेंगे शेल के और एक किसी अंदर पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो दो पार्ट हो गए इसके अंदर, है ना। इसके पहले मैंने कुछ एजम्पशंस लिखे और मैंने अभी एक और एजम्पशन लिख लिया, है ना। मैंने कुछ लिखा ना कि ये भाई स्फीयर है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पर टोटल चार्ज Q है, ये सब लिखा ना मैंने। तो वो जो मैंने एजम्पशंस लिखे अभी वो सबके लिए सेम है, इनसाइड आउटसाइड सबके लिए सेम है, ठीक है। अब जब हम आउटसाइड के लिए, ठीक है, अब यहां से हम डिवाइड कर रहे हैं दो कैटेगरीज, आउटसाइड और इनसाइड। एक बार आउटसाइड के लिए कैलकुलेट करेंगे, एक बार इनसाइड के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैं आउटसाइड के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं एक और एजम्पशन ले रहा हूं, क्या, कि मेरा एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो हमारे सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, ये R है। क्लियर है। तो जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है
उस पॉइंट से पास होता हुआ मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो भाई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते, तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा मेरा गॉसियन सरफेस, बहुत कुछ काटता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, तो यार समझो थोड़ा, हर बार बोलना पड़ता है मुझे, थोड़ा समझ लिया करो खुद ही। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। पाब्लो पिकासो का नाम सुना है तुमने? पिछले जन्म में मैं उनका गुरु था, इस जन्म में थोड़ी खराब पेंटिंग जानबूझ के बनाता हूँ ताकि लोगों को शक ना हो जाए। वैसे तुम मेरे स्टूडेंट्स हो इसलिए तुमको बता दिया। तो ये इतना बड़ा गॉसियन सरफेस ले लिया मैंने, क्या करूँ यार, पहला वाला स्फीयर बहुत बड़ा ले लिया था इसलिए गॉसियन सरफेस बड़ा बना दिया। अगर तुमने थोड़ा छोटा सा स्फीयर बनाता गॉसियन सरफेस इतने में बन जाता है ना, कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अब ऐसा क्यों लिया भाई, ये स्फीयर है, इसके चारों तरफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तुमको, सिमेट्रिक लेना पड़ता है ना हमको गॉसियन सरफेस। तो यहां से यहां से यहां से हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर आपको सारे पॉइंट्स लेके जोड़ देना है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस मिलेगा। यही एक सिमेट्रिक होगा। मतलब एक स्फीयर है तो स्फीयर के साथ अगर एक कोई गॉसियन सरफेस लेना है आपको, तो वो भी आप स्फीयर लोगे, चाहे आप बाहर लो चाहे आप अंदर लो। ठीक है, तो बाहर मेरा पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए मैंने जो गॉसियन सरफेस है वो बाहर लिया है। अब मैं जब अगर अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगा तो मेरा गॉसियन सरफेस में अंदर बनाऊंगा, लेकिन वो भी स्फीयर ही होगा। क्लियर है? ओके। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करना है। गॉसियन सरफेस का चूज कर लिया हमने। अच्छा, ये जो E डॉट डी हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? गॉसियन सरफेस पे लगाते हैं, है ना। गॉसियन सरफेस के सारे एरियाज कंसीडर किया था ना, इधर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, उसका इंटीग्रेशन, ऊपर एक एरिया एलिमेंट, मतलब जहां जहां सपोज सिलेंडर था, ठीक है, ऐसा सिलेंडर था, गॉसियन सरफेस था, तो यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, इसका पूरा इंटीग्रेशन, तो इसका फ्लक्स मिल जाता था। यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, पूरे का E डॉट डी किया तो इस पूरे हिस्से का फ्लक्स मिल गया, फिर ऐसे नीचे वाले, राइट। तो सारे सरफेसेस का हम फ्लक्स जोड़ते थे, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा गॉसियन सरफेस कितना है, उसमें एक ही सरफेस बन रहा है, एक स्फीयर है, एक ही सरफेस है ना। दो तीन सरफेस तो है नहीं, जैसे सिलेंडर में 3 सरफेस मिल रहा था, पैरेलल पाइप हमने 6 सरफेस कंसीडर किए थे, है ना। तो ये एक स्फीयर है, यहाँ एक ही सरफेस है, तो हम एक ही बार में पूरा इंटीग्रेशन करके आसानी से फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो और आसान हो गया पिछली बार से भी, है ना। अच्छा, तो वो जो स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करना है, हम किस पे लेंगे, इस वाले स्फीयर पे लेंगे कि इस वाले स्फीयर पे लेंगे? भाई जाहिर सी बात है, हम गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करवाते हैं, गॉसियन सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसका एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे, छोटा सा इसका। ठीक है, ये स्फीयर ही है ना पूरा, ठीक है। अब सोच रहे होंगे गोला है, गोले में बनाओ, ये अंदर की तरफ क्यों बना रहे हो? अरे भैया पूरा स्फीयर है, ऐसा भी तो आ रहा होगा, चारों तरफ पूरा 3D में फैला हुआ है, तो एक छोटा सा एलिमेंट अपन ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये है मेरा DA एरिया एलिमेंट। अब मुझे बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या एकदम इसके परपेंडिकुलर होगा? होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा, ठीक है। तो जो भी छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहा हूं मैं, पूरे स्फीयर का कोई भी एरिया मैं छोटा सा ले लूं, उसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा ये स्फीयर है, ठीक है, ये मेरा एरिया वेक्टर है, ठीक है, छोटा सा एरिया था, उसके ऊपर मेरा एरिया वेक्टर होता है। अगर मैं इस एरिया वेक्टर को पीछे खींचूं तो वो सेंटर से पास होगा, क्या बोल सकते हैं ना? क्या क्या समझ आ रहा है? हर जगह स्फीयर पे जो हमारा एरिया वेक्टर बनेगा छोटा सा, वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और आपको पता है सेंटर से पास होता हुआ रेडियस, रेडियस भी उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब आपका ये जो रेडियस बनेगा ना, पूरा गॉसियन सरफेस का जो रेडियस बनेगा वो इस तरह से कट करता हुआ निकलेगा, यानी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर है? रेडियस का ही डायरेक्शन होगा आपका, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम, यानी रेडियल डायरेक्शन होगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने एरिया वेक्टर तो बाहर बना दिया, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इस स्फीयर को क्या किया था? चार्ज किया था। E डॉट DA करना है तो E भी तो चाहिए हमको, DA तो मिल गया आपको, ठीक है। आपको ये भी मिल गया कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, ऐसे रेडियस के डायरेक्शन में है। E भी चाहिए आपको, तो E कैसे लेंगे देखते हैं। उसके लिए आपने इस पूरे स्फीयर को चार्ज किया था, सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज किया, हम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी ले लो, मैंने पॉजिटिव। अब ये पूरे स्फीयर पर चार्जेस फैले हुए हैं, है ना, और आपको पता है, ओह उड़ गया। अब आपको पता है कि स्फीयर है, तो स्फीयर पे आपने जहां जहां चार्जेस रखे हैं, ठीक है, चार्जेस से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां होगा? बाहर की तरफ निकलता हुआ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बाहर की तरफ निकलता हुआ हर जगह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्ज लिया होता, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लिया होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है ऐसे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ। और इनका भी सबका डायरेक्शन मैं बोल दूं कि रेडियली ही होगा, रेडियस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सरफेस के ना परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, जब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वहां पर भी हम डिस्कशन करेंगे
कि कोई भी इस तरह का सरफेस जब होता है ना, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो फिलहाल अभी इससे काम चला लो कि हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है आपकी, वो सरफेस के परपेंडिकुलर, जहां भी कोई भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर। तो यहां मैं ऐसा बोल दूं कि यहां भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ही जाने वाली है, सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली है, मतलब वो भी रेडियस के डायरेक्शन में होगा, है ना। यहाँ सब रेडियस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, ठीक है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं इधर एक लाइन कंसीडर कर रहा हूँ, ये भी मेरे सरफेस के साथ ही निकलती हुई जाएगी, मतलब एरिया वेक्टर और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है वो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। बोल सकता हूं मैं, क्लियर है ना। रेडियस का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही है ना, या तो बाहर जाती हो सकती है या तो अंदर आती हो सकती है, पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए बाहर जाती भी मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और थोड़ी देर पहले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिस्कस किया था, वो भी बाहर की तरफ जाता हुआ, सरफेस के परपेंडिकुलर, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हमारे सेम डायरेक्शन हो गए। तो थीटा कितना हो गया मेरा, 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब इसको साइड रख देते हैं, आते हैं। तो अपन को करना है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी ए बार, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। क्यों, क्योंकि cos थीटा आपका 1 आ जाएगा। चलो लिख लो भाई, फिर भी लिख लो। तो ये हो जाएगा ई डी ए, ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। अच्छा, तो ये ई डी ए मिल गया। अब आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मतलब कांस्टेंट, हम गॉसियन सरफेस चूज ही इस हिसाब से करते हैं, सिमेट्रिक लेते हैं इस हिसाब से, ठीक है। हर पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आता है, यानी कोई भी पॉइंट उठा लो आप, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही आने वाली है, फिक्स है। तो वो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन किसका होता है, डीए का। अच्छा, वो इंटीग्रेशन करने के बाद मिलता क्या आपको, एरिया ही तो मिलता है पूरे का, है ना। मैंने कई बार बताया है कि ये इंटीग्रेशन करने की आपको पड़ती ही नहीं है, आपको डायरेक्टली एरिया मिल जाता है। तो कौन सा एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया लोगे कि बाहर वाला एरिया लोगे। भाई आप किसका एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हो, गॉसियन सरफेस के एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स का पूरा इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो इसका पूरा एरिया लोगे, राइट। तो ये पूरा एरिया कैसे मिलेगा, क्या है ये, कौन सा शेप है, ये स्फीयर है ना। आपका गॉसियन सरफेस में तो आपने स्फीयर ही लिया हुआ था, तो स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। 4 पाई इंटू उसके रेडियस का स्क्वायर। तो इसका रेडियस कितना है फिर गॉसियन सरफेस का, स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर आपके गॉसियन सरफेस का रेडियस, राइट। क्योंकि वो जो पॉइंट लिया था आपने, स्मॉल आर डिस्टेंस पे लिया था, और उस पॉइंट से पास होता है तो गॉसियन सरफेस बनता है ना। तो ये आपका स्मॉल आर आपका रेडियस है इसका, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। अब राइट साइड की बात करते हैं, क्यू प्लस बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी निकालना है आपको। अब मुझे बताओ क्यू प्लस कैसे मिलेगा आपको, यहां साइड में थोड़ा सा लिख दूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कैसे मिलेगा, सिग्मा क्यू प्लस टोटल चार्ज इनक्लोज, या खाली क्यू प्लस बोलेंगे तो भी यहां पर चल जाएगा, इस जगह पे चली जाएगा क्योंकि ओवरऑल वही चार्ज है। अच्छा बताओ, ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कहां है चार्ज, इस वाले स्फीयर पर है ना। ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना होता है ना, तो ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस, और ये वाले स्फीयर पर मेरा पूरा चार्ज है, जितना चार्ज है वो यहीं पर है, इसी स्फीयर के ऊपर है बराबर, ठीक है। तो इस स्फीयर पर टोटल चार्ज मुझे कैसे मिलेगा, तो मेरा जितना सिग्मा है उसमें मैं इस पूरे का एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही होगा ना, है ना। सिग्मा इंटू एरिया से चार्ज मिलता है आपको, तो सिग्मा आपको पता है यूनिफॉर्म चार्ज पूरा फैला हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था हमने कि इस स्फीयर पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, बराबर है, ओके। साथ साथ हमने क्या बोला था, अब ये पूरा जो एरिया है ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पूरा चार्ज मिलेगा स्फीयर का, है ना। वैसे आपने टोटल चार्ज क्यू भी लिया था, याद हो तो, ठीक है, पर मैं अभी उसको नहीं यूज कर रहा हूँ, अभी मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। हम क्यू के हिसाब से भी करेंगे बाद में, इसके बाद ही, ठीक है, फिलहाल इससे काम चलाओ। तो ये पूरे एरिया को मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल चार्ज इंक्लोज मिल गया। अच्छा, वो एरिया है कितना मेरा, वैसे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। क्यों, किसका एरिया ले रहे हैं, ये स्फीयर का, हमारे शेल का एरिया ले रहे हैं ना, तो शेल का रेडियस यूज करेंगे, और शेल का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन का राइट साइड में जो चार्ज यूज होने वाला है वो मिल गया, क्लियर है। अब इसको मैं हटा देता हूं यहां पर, तो आपका आरएचएस जो है इक्वेशन का, इसे मत लिखो, चलो ऐसे लिखो सिंपल। तो कितना आया था यहाँ पर मैंने सॉल्व किया था, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आया था, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड। तो सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड आ रहा है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। आप ये 4 पाई और ये 4 पाई काट दो, तो आपका E इक्वल टू कितना आने वाला है,
सिग्मा आर स्क्वायर और ये स्मॉल आर स्क्वायर उधर ले लो तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मिल गई, ये मैग्नीट्यूड मिल गया आपको। ठीक है, और अगर आप चाहो वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एन हैट, वेयर एन हैट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लोगे। मतलब इस तरफ का लेना है आपको तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, मतलब पॉइंट आपका यहां पर है तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लोगे। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो यहां का वेक्टर लोगे यूनिट वेक्टर। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो यहां डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इस पॉइंट पे निकालना है यहां पर तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से लिखा है कि यूनिट वेक्टर जो है वो उस डायरेक्शन में है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया है ना, तो ये ध्यान रखना है, सारे फॉर्मूले ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि एक ही फॉर्मूले से आप सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रहना चाहिए मुंह पे। ठीक है, फटाक से काम होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसी थिन स्फेरिकल शेप की वजह से बाहर किसी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर आउटसाइड अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलती है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है आपका शेल का रेडियस और स्मॉल आर क्या है जिस दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर है, और वो दूरी कहां से है, सेंटर से है। क्लियर है, अच्छा इसको फर्दर और मॉडिफाई करके हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे, ये आपको कॉपी कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इसके बाद का स्टेप है। ठीक है, अगर मिटा दूंगा तो कुछ बच्चे क्या है कि वेट कर रहे होंगे कि अब जब बोलोगे तो लिखेंगे, तो ये मिटा दूंगा तो ये छूट जाएगा, है ना। तो ये लिख लो, पॉज करके लिख लो, फिर मैं इसके आगे का पॉइंट लिखता हूँ आगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो तो सिग्मा है आपका एक्चुअली में, है ना। तो सिग्मा को आप क्या लिख सकते थे, Q बाई ए, है ना, Q बाई ए लिख सकते थे। मैं दो तरीके से बताऊंगा, पहले उस तरीके से सिंपल तरीके से बताता हूं। चलो ये इसको यहीं पे रखो, सिंपल जो वहां पर इंटीग्रेट किया था हमने, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी ए बार इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। तो क्यू एनक्लोज्ड में क्या पता था, स्टार्टिंग में हमने ये भी अज्यूम किया था कि इस पूरे स्फीयर का जो चार्ज है, इस वाले पूरे स्फीयर का चार्ज है वो स्मॉल क्यू है, ऐसा लिया था हमने, याद है। तो ये पूरा मैं क्यू लिख दूं, चलेगा। और ये मेरा एप्सिलॉन नॉट है, और ये ई डॉट डी ए तो वही आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो इसको वहां ले जाओ तो आपका ई इज इक्वल टू कितना आता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये पूरा 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ नीचे ले आया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में लिखा, आर स्क्वायर थोड़ा नीचे लिख दिया। तो देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पूरा मैं के लिख सकता हूँ, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वही फॉर्मूला आप देख रहे हो। तो आपका ये भी इक्वेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपको चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, सेल पे कितना चार्ज है ये नहीं दिया हुआ है, आपको बोला है सेल का चार्ज डेंसिटी है, तो ये फॉर्मूला लगा के यूज करो। अगर चार्ज डेंसिटी दिया है तो, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो। और अगर चार्ज दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो जो पॉइंट चार्ज का है। इसका मतलब क्या होता है, आपने एक शेल की वजह से, ठीक है, एक शेल की वजह से उसके बाहर आने वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो उसमें जो फॉर्मूला आ रहा है देखो फाइनली को k/r² आ रहा है, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो हम इस केस में क्या मानते हैं पता है, कि जो जितना चार्ज है, ठीक है, पूरा टोटल चार्ज ही आपका क्यू था ना, k/r² आया ना फॉर्मूला, और ये पूरे शेल का चार्ज है तो आपका क्यू था, है ना। तो ये पूरा का पूरा चार्ज हम मानते हैं कि वो कहां पर लोकेटेड है, सेंटर पर लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है, इस सेल के सेंटर पर लोकेटेड। ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, कि भाई देखो E इज इक्वल टू k/r²। सपोज एक पॉइंट चार्ज आपका Q, और इससे r दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर, तो आपका फॉर्मूला है k/r², इलेक्ट्रिक फील्ड का r डिस्टेंस पर यही फॉर्मूला है। अच्छा, इस केस में आपने क्या किया था, आपका चार्ज सेंटर पर क्यों नहीं था, आपका जो क्यू चार्ज था वो पूरे स्फीयर का चार्ज था, है ना। इस पूरे स्फीयरिकल शेल पर जो चार्ज था वो क्यू था,
और आपने सेंटर से r दूरी पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, है ना, इस सेंटर से इस दूरी पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, यानी कि r दूरी पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, वो भी आपका फॉर्मूला आ गया aq/r², जबकि q सेंटर पर नहीं था, q तो इस पूरे स्फीयर पर फैला हुआ चार्ज है, टोटल चार्ज है ना, लेकिन फॉर्मूला तो ऐसे ही आ रहा है ना, कि जैसे कि मैं मान लूं कि अगर q चार्ज यहां पर है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इस स्फीयर को, गायब कर दो, यहां पर कोई स्फीयर नहीं है, मान लो, भूल जाओ कि मान लो टोटल चार्ज अगर q यहां पर है, इस पॉइंट पर है, तो यहां से इस r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसी फॉर्मूले से मिलेगा, है ना, स्फीयर नहीं था, अगर खाली q चार्ज मैं सेंटर पर मानूं, यहां पर मानूं, ये स्फीयर गायब कर दो, ये सेंटर था यहां पर, ठीक है, q यहां पर है, तो इससे लगने वाला इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मुझे इस फॉर्मूले से मिलेगा, है ना। अगर मैं स्फीयर ले आऊं, ठीक है, और ये चार्ज हटा दूं यहां से, ठीक है, खाली स्फीयर की वजह से जो पूरा चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वही मिल रहा है, ठीक है, तो जब यहां पर सेंटर पर चार्ज था, स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं था, स्फीयर था ही नहीं, खाली ये चार्ज था, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही मिल रहा है, इसी फॉर्मूले से मिल रहा है। और अगर ये सेंटर पर चार्ज ना लेके मैं खाली स्फीयर का पूरा चार्ज क्यों लूं, उससे यहां पर कैलकुलेट करूं, ये स्फीयर को रख के पूरा कैलकुलेट करूं, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेल इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे इसका पूरा का जो पूरा चार्ज है, क्यू चार्ज, वो सेंटर पर लोकेटेड है, ठीक है, इस तरह से यहां पर ये बिहेव कर रहा है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक पॉइंट लिख लेंगे, सो इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द एंटायर चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज ऑफ द सेल इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए कि शेल पर चार्ज फैला हुआ है, इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना किसी पॉइंट पे, तो आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि इस पॉइंट पर ही पूरा चार्ज है, k/r² से निकालो, ठीक है, और वैसे भी फॉर्मूला k/r² ही आया शेल की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाहर जो था उसके हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको E = σ²/ε0 ये फॉर्मूला लिख के दिया था, राइट, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी को मैंने मॉडिफाई किया था, जो डायरेक्टली उस फॉर्मूले से मैंने लिखा था, राइट, उसी फॉर्मूले से मैं ये लाया था और उसी फॉर्मूले से मैं ये भी लाया था, है ना। तो क्या इस फॉर्मूले से भी ये लाया जा सकता है? आपने इस इक्वेशन को यूज करके ये लाया और इसी इक्वेशन को यूज करके ये भी लाया, है ना। जब मैं सिग्मा के फॉर्म में गया तो मैंने सिग्मा वाला लगाया, तो ये फॉर्मूला आया, और मैंने टोटल चार्ज के फॉर्म में गया तो उसी इक्वेशन को डाल के ये फॉर्मूला आ गया। क्या ये दोनों आपस में आ सकते हैं? क्या बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आएंगे देखो, ये सिग्मा है ना, ये क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, है ना, किसका, कैपिटल आर, क्योंकि ये चार्ज पूरा कैपिटल भी है, तो सिग्मा क्या होता है, Q/A होता है ना, तो Q/A, ए को आपने लिख दिया 4πr², यानी जो एरिया था 4πr² इनटू ये r² है ही, और ये ε0 स्मॉल r² है ही, कैपिटल r² कट गया तो बचा क्या, Q/4πε0 स्मॉल r², तो ये 1/4πr² फिर से बन गया, यानी कि k/r² आ गया। मतलब यहां से भी ये फॉर्मूला आ सकता है, दोनों का मतलब सेम है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आउटसाइड वाला। अब अपन निकालते हैं एट अ पॉइंट इनसाइड, ठीक है। अब ये बाहर वाला गॉसियन सरफेस गायब कर देते हैं, ठीक है। बार बार दूसरा डायग्राम ना बनाते हुए, चलो ये सिग्मा तो रखना ही अपने को, और ये चार्ज भी अपने को रखना ही है, और ये सेल का रेडियस भी अपना आर ही है। इस बार जो अपना पॉइंट है वो अंदर कहीं पर ले रहे हैं अपन, सपोज ये पॉइंट है मेरा Q, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इस बार नया एडिशन फॉर अ पॉइंट इनसाइड द सेल का है ना, ठीक है। अपन यहां पर लेंगे लेट अ पॉइंट Q be at a distance r dash from the center of the sphere and is lying inside the sphere, यानी इस बार हमारे स्फीयर के अंदर है, स्फेरिकल शेल के अंदर, बोला ना पूरा स्फेरिकल शेल, लिख दो कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। तो ये पॉइंट बाय क्यू मैंने इस बार मान लिया वो शेल के अंदर है, और कितनी दूरी पर है सेंटर से,
सेंटर से r डैश दूरी पर है। तो फिर से वही करना पड़ेगा, इस बार अपने को फिर से गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा जैसा पिछली बार लिया था। तो इस बार देखो गाउसियन सरफेस कहाँ से पास होता है, उसी पॉइंट से ना, जो पॉइंट आप ले रहे हो जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो गाउसियन सरफेस से पास करो और फिर से स्फीयर ही बनेगा। मैंने भी बता दिया था आपको, पहले ही बता दिया है ना। यानी आपका नया गाउसियन सरफेस कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो बच्चों गाउसियन सरफेस will be a sphere of radius r dash रेडियस का स्फीयर हो गया हमारा, जो कि गाउसियन सरफेस है ना। अच्छा फर्दर ये निकाल देते हैं, अब अपन लगा देते हैं सिंपल यहाँ पर गाउस लॉ फिर से। इस केस में अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये आसानी से निपट जाएगा। तो आप जो फ्लक्स लगाते हो ना ई डॉट डी ए के लिए, जो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हो आप ई डॉट डी ए, ये जो एरिया कंसिडर करते हो वो इस गाउसियन सरफेस का एरिया कंसिडर करते हो, राइट, है ना। अच्छा ई डॉट डी ए, चलो यहाँ पर इस बार मैं वो भी नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ, देखो एज पर गाउस लॉ क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा अब ये तो कैलकुलेट बाद में करते हैं, नॉर्मली हम क्यू एनक्लोज वाला पहले निकाल लेते हैं। पिछले इसमें जो स्फीयर वाला कर रहा था मैं, जो सेल वाला आउटसाइड के लिए, उसमें मैंने ये बाद में निकाला था, है ना, यही पहले निकाल दिया था। कोई बात नहीं, बेहतर रखो कि ये पहले निकाला जाए। क्यों, देखो सिग्मा क्यू एनक्लोज जब आप इसके लिए निकालोगे ना, तो देखो क्या आ रहा है, क्यू एनक्लोज क्या होता है, जो गाउसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज है ना। क्यू एनक्लोज मतलब गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है। आपका गाउसियन सरफेस ये रहा ना, ये अंदर वाला गाउसियन सरफेस है। सारे चार्जेस कहाँ पर हैं, वो तो स्फीयर के ऊपर है, और ये आपका स्फीयर है वो तो गाउसियन सरफेस के बाहर आ रहा है ना। गाउसियन सरफेस का आपका स्फीयर अंदर है और चार्जेस आपके शेल पर है, जो कि शेल का सरफेस तो बाहर है, गाउसियन सरफेस के अंदर आ ही नहीं रहा है। पिछले केस में क्या था, आपका गाउसियन सरफेस बाहर था, तो ये जो शेल था गाउसियन सरफेस के अंदर आ रहा था, इसलिए इसके सारे चार्जेस भी आपके गाउसियन सरफेस के अंदर आ रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, आपका गाउसियन सरफेस खुद अंदर है, शेल बाहर है, तो सारे चार्जेस तो सरफेस के बाहर है गाउसियन सरफेस के, है ना। तो आपका क्यू एनक्लोज्ड जो है, सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड, इस बार क्या है, 0 है। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि भाई ये जो शेल है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसका जो सारा का सारा चार्ज है वो यहाँ सेंटर पर लोकेटेड होता है ना। इस तरह से के क्यूब आर स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज होता है ना। तो ये पूरा का पूरा चार्ज हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर सेंटर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ रहा है ना, पर ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला वैसा बन रहा था, शेल की वजह से जो फॉर्मूला बन रहा था वो सेम फॉर्मूला बन रहा था अगर चार्ज यहां पर होता तो भी, लेकिन एक्चुअली में चार्ज यहां पर तो है ही नहीं ना, चार्ज तो शेल पर ही है। समझ में आ रहा है। तो वो तो एक एजम्पशन था कि मतलब भाई अगर ऐसा है कि शेल पर चार्ज है तो शेल से बाहर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो उसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जैसा कि अगर चार्ज पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर होता, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। लेकिन इस केस में चार्ज देखो, एक्चुअली में चार्ज तो खाली शेल पर ही है, चार्ज यहां पर कहीं पर भी नहीं है, चार्ज शेल पर ही होता है। क्लियर है। तो हमारा जो गाउसियन सरफेस इस केस में हमने लिया है, इस वाले केस में सरफेस अंदर है और अंदर है गाउसियन सरफेस, तो इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं आ रहा है क्योंकि सारा चार्ज शेल पर है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सिग्मा क्यू एनक्लोज 0 आ गया, यानी कि पूरा 0 हो गया, है ना। तो आपका सरफेस इंटीग्रल ई बार डॉट डी ए बार, ये पूरा राइट साइड का तो ऐसे ही 0 हो गया, ये दोनों सेम ही तो होता है, तो ये 0 तो ये भी 0 होगा, है ना। तो आपका एरिया का इंटीग्रेशन तो कुछ भी कर लो आप, ठीक है। आप एरिया ई बाहर ले लो, ठीक है। अब देखोगे तो चलो फिर भी थोड़ा डिटेल करा देता हूँ। वैसे यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया है, लेकिन फिर भी मैं पूरा डिटेल में ही करा देता हूँ, ठीक है। किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूज होना तो वो भी दूर हो जाए। तो देखो आप क्या करोगे, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करो जैसे आपने पिछली बार कंसीडर किया था। इसका डी ए वेक्टर इस तरफ, यहाँ से जो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा रेडियल आउटवर्ड ऐसा ही होता है, ठीक है। डी ए वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है ना। उस हिसाब से आपका थीटा 0 होगा, है ना। उस हिसाब से सोचो, डिटेल में थोड़ा बहुत करवा देता हूँ। तो ये ई डी ए ही आएगा आपका, है ना, क्योंकि थीटा 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो खाली हम ई डी ए लिखेंगे, इसमें से हम ई बाहर ले लेंगे, है ना। तो उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का, तो क्या आएगा, ई इंटू ए आएगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, है ना। और ये खुद इक्वल्स टू जो 0 है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आपका 0 है, तो ये पूरा वहाँ चला जाएगा, तो ई खुद आएगा क्या, 0। और इतना सब झोलझाल करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सिंपल सा समझ में आ रहा है कि जब ई डॉट डी ए का वैल्यू ये है और ये खुद पूरा 0 है,
तो ई डॉट डी ए भी आपका 0 होगा। तो चाहे आप डी ए 0 लो, चाहे आप ई 0 लो, लेकिन डी ए आप 0 ले नहीं सकते क्योंकि एरिया का तो कुछ वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है। ऐसा भी समझ सकते हैं ना आप, ये डी ए आपका ई डी ए तो हो जाएगा, है ना, और ये ई इंटू ए आएगा पूरा, ये इंटीग्रेट होने के बाद ये पूरा 0 है। तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, पर एरिया तो 0 होगा नहीं क्योंकि इसका कुछ तो एरिया है, यानी अल्टीमेटली ई 0 है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, और इतना सबको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका ई डॉट डी आ गया तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0। इसका क्या आपको कुछ लिखना नहीं, इतना लिखना है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ये क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ खत्म हो गया, टेक्स्ट बुक के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेशन, ये जरूरी नहीं कि सही हो। आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, और जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक थोड़ा सा करो वेट और मन लगा के पढ़ते रहो। बाय, जय हिंद।